Types of private solutions. So sometimes the problem of externalities is solved with moral codes. तो कभी कभार तो प्रॉब्लम का क्या है, कोई झंझट ही नहीं है, मॉरल कोड से प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाती है. मॉरल कोड एंड सोशल सैंक्शंस. कंसिडर फॉर इंस्टेंस वाई पीपल डोंट लिटर. पीपल कभी कभार लिटर क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज लॉज के अगेंस्ट तो होता ही है लिटरिंग, बट लॉज तो इतने विगरसली इन्फोर्स नहीं होते. पर कुछ पीपल इसलिए लेटर नहीं करते बिकॉज उन्हें सिखाया जाता है कि एक रॉन्ग थिंग है, राइट. तो आपको मतलब गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, लेटर नहीं करना चाहिए. सो एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा क्या है? चैरिटी. चैरिटी से जैसे कि कोई चैरिटी करता है, कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सो वो चैरिटी करता है, प्राइवेट डोनेशन करता है कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जो है वो रिसीव करते हैं गिफ्ट्स फ्रॉम द एलुमनाई कॉरपोरेशन एंड फाउंडेशन बिकॉज एजुकेशन हैज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. तो इस तरह की चैरिटी होती है, मतलब जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा होता है वहाँ लोग चैरिटी करते हैं. और सेल्फ इंटरेस्ट होता है कुछ रेलिवेंट पार्टीज़ का. समटाइम्स द सोल्यूशन टेक्स फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल ग्रोवर है और एक बी कीपर है, दोनों आसपास लोकेटेड हैं एंड ईच बिजनेस कन्फर्स a positive externality on other. So by pollinating the flowers on trees, the bees help the orchard produce apples. At the same time, bees use the nectar they get from apple trees to produce honey. ठीक है, तो फ्लावर्स पॉलिनेट हुए तो बीज ने क्या किया? ऑर्चार्ड को हेल्प किया एप्पल प्रोड्यूस करने में. और अब जो बीज को नेक्टर चाहिए होता है वो एप्पल ट्री से मिल गया उससे हनी प्रोड्यूस करने के लिए. यानी कि जो एप्पल ग्रोअर है और जो बी कीपर है, ये दोनों क्या है? काम तो दोनों का ही अच्छा है. तो दे निगलेक्ट द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. एज अ रिजल्ट एप्पल ग्रोअर प्लांट्स टू फ्यू ट्रीज एंड बी कीपर भी कम बीज करते हैं. तो अगर हम दोनों को इंटरनलाइज करते हैं कि बी कीपर को बोलें कि वो एप्पल ऑर्चार्ड को बाय कर ले और एप्पल ग्रोअर को बोलें कि वो बी हाइव्स को भी परचेज कर ले, तो दोनों एक्टिविटीज़ हो सकती हैं सेम फर्म में. एंड द सिंगल फर्म कैन चूज द नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ बीज. सो इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नैलिटी इज वन ऑफ द रीजन दैट सम फर्म्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस. एंड अनदर वे इज कंट्रैक्ट. कंट्रैक्ट भी हम साइन कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल ग्रोअर और बी कीपर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ ट्रीज और इतनी नंबर ऑफ बीज के बीच में एक पेमेंट हो सकती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो जिससे कि एक एफिशिएंट वर्कआउट हो सके. ठीक है, अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कॉस्ट थ्योरम. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉस्ट थ्योरम. सबसे पहले हम कॉस्ट थ्योरम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, राइट. और उसके बाद हम डायग्रामेटिकली भी आपको बताएंगे. ठीक है, देखो कॉस्ट थ्योरम क्या होती है कि कॉस्ट थ्योरम एक प्राइवेट पार्टी आपस में बार्गेनिंग कर लेते हैं और गवर्नमेंट को भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है एक्सटर्नैलिटी की. ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट सोल्यूशन हो गया. जैसे कि हम कॉस्ट थ्योरम में एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिक है जो ओन करता है डॉग जिसका नाम है स्पॉट. अब स्पॉट क्या करता है? बार्क करता है. बार्क करेगा तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी उसके नेबरर्स को, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉज करेगा, है ना. तभी तो कॉस्ट थ्योरम की ज़रूरत पड़ रही है हमको. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉज करेगा. नाउ सी व्हाट हैपेंस. So wait, देखो अब आप कंसिडर द फर्स्ट आउटकम. व्हाट आउटकम इज सोशली एफिशिएंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट थ्योरम, प्राइवेट मार्केट विल रीच द एफिशिएंट आउटकम ऑन इट्स ओन. दे विल डील. हम वो आपस में डील करेंगे. क्या डील करेंगे? सी, बाय बार्गेनिंग ओवर द प्राइस पे. देखो
यहाँ से देखो, बाय बार्गेनिंग ओवर द प्राइस Dick and Jane can always reach the efficient outcome. For instance, suppose that Dick gets $500 benefit from the dog and Jane bears an $800 cost from barking. Now in this case, Jane can offer $600 to get rid of the dog. Dick will accept it. अब दोनों पार्टीज बेटर हो गई, ठीक है ना। सो अब देखो क्या हुआ, देखो मैं समझिए ज़रा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ऐसे समझते हैं थोड़ा। डिक है, एक तो इनके नाम थोड़े ऐसे ना, डिक और जेन। क्या प्रॉब्लम थी? डिक गेट्स फ्रॉम द डॉग टू द कॉस्ट एंड जेन बियर्स फ्रॉम द बार्किंग। सो बेनिफिट दैट डिक गेट्स, डिक को तो हो रहा है बेनिफिट और जेन को बियर करनी पड़ रही है कॉस्ट। अब बेनिफिट डिक को हो रहा है कितना, मान लो 500 का बेनिफिट है एंड ये 800 की कॉस्ट है, तो कितना देखो, उसको तो 500 का बेनिफिट हो रहा है, यहाँ 800 की कॉस्ट पड़ रही है, तो आपस में बार्गेनिंग तो करनी पड़ेगी ना। मतलब इतना उसे फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना इसको नुकसान हो रहा है। सो अब तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। तो अब जेन क्या करता है, जेन उसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें 500 का बेनिफिट हो रहा है ना, मैं तुम्हें 600 देता हूँ, लो तुम्हारे लॉस से ज़्यादा देता हूँ, अब चुपचाप से बार्गेनिंग करो और बस। मतलब ये सोचेगा यार कि मेरे पास टोटल 800 की मेरे को कॉस्ट पड़ रही है, तो क्यों ना इससे बेटर मैं 600 अगर इसको दे दूँ तो मतलब मेरे को लॉस भी नहीं होगा। अभी भी इसके पास 200 बच रहे और उसको क्या हो रहा है, उसको 100 का फ़ायदा भी हो रहा है और बस इसको 100 का फ़ायदा भी हो रहा है, किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो वो उसको कहेगा कि मैं तुम्हें 600 देता हूँ, तुम डॉग को छोड़ दो। डिक कहेगा ओके फाइन। नाउ it is possible of course that Jane would not be willing to offer any price that Dick would accept. For let's suppose यार कि देखो, let's suppose कि जो डिक है उसको बेनिफिट मिल रहा है 1000 का, है ना, 1000 का बेनिफिट मिल रहा है और अब जेन को पड़ रही है 800 की कॉस्ट पड़ रही है। तो अब अगर ये 1000 रुपीज़ तो इसको मतलब मिनिमम देने पड़ेंगे तभी डिक मानेगा, और इतने तो है ही नहीं इस पे। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस डिक वुड टर्न डाउन एन ऑफर बिलो 1000 वाइल द जेन वुड नॉट ऑफर एनी अमाउंट अबव 800। ये इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता, देखो मैक्सिमम उस पर इतना ही है। तो डिक क्या करेगा, डिक ना 1000 से कम कुछ इसको अमाउंट पे कर देगा, 1000 से कम, जिससे कि ये भी हैप्पी और ये डॉग भी अपना रख पाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारा इतना लॉस हो रहा था ना, एक काम करो भाई, मेरे को बेनिफिट हो रहा है 1000 का, तो मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दे देता हूँ, तुम इतने अमाउंट रख लो, ठीक है ना। सो ऐसे इन दोनों की आपस में डील हो जाएगी और इस चीज़ का डिक के पास लीगल राइट भी होगा कि बार्क करेगा डॉग, समझ गए। सो ये वॉलंटरीली वो कहेगा कि चलो ठीक है भाई, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया, तो आपस में कोई लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, वो डॉग अपना रख पाएगा और इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। So देखो, now according to the cost theorem, initial distribution of rights does not matter for market stability. Suppose that Jane can legally compel Dick to get rid of dog, having this rights to work of the Jane's advantage, but probably will not change the outcome. So in this case, Dick can offer to pay to Jane to keep along with dog, and if benefit of the dog to Dick, अगर benefit जो हो रहा है Dick को that is greater to the cost of Jane,
डिक को जितना बेनिफिट हो रहा है वो जेन की कॉस्ट से अगर ज़्यादा है तो डिक एंड जेन विल बारगेन विच डिक कीप्स द डॉग। आपस में क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी बारगेनिंग, है ना, बारगेनिंग हो जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स जो है नॉट इररिलेवेंट है, बट इन आइदर केस टू पार्टीज कैन बारगेन विद ईच अदर एंड सॉल्व द एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम। सो फाइनली सम अप कर सकते हैं कि कॉस्ट थ्योरम सेज दैट प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टर्स कैन पोटेंशियली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटीज अमंग देमसेल्व्स whatever the initial distribution of rights. Interested parties can reach a bargain in which everyone is better off and outcome is efficient. Clear है? So हम फटाफट कॉस्ट थ्योरम देख लेते हैं कि once the property rights are established, government intervention is not required to deal with externalities, provided transaction cost negligible. So an efficient solution to externalities achieved as long as someone is assigned property rights independent of who is assigned those rights. Assumption देखिए, cost to the parties of bargaining should be low or costless. Owner of resources can identify the source of damage to their property and legally prevent the damage. Okay, so let's understand the कॉस्ट थ्योरम। अब ये एग्जांपल जो था ये हमने लिया वो डॉग वाला, कौन था, डिक और जेन वाला, ठीक है। इसी चीज़ को ना हम थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, और उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि फिशरी और फैक्ट्री वाले एग्जांपल। सो भाई फैक्ट्री है वो पल्यूट कर रही है, फैक्ट्री पल्यूट कर रही है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, और इससे क्या है, जो फिशरी है, फिशरी उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब दोनों में से किसी एक को प्रॉपर्टी राइट अगर असाइंड है तो देखो क्या होगा, कॉस्ट थ्योरम ये कहती है कि हमें जो है ये होना चाहिए कि जो कॉस्ट है बारगेनिंग की, कॉस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है बारगेनिंग की वो लेस होनी चाहिए। यही डिमांड है कॉस्ट थ्योरम की, वो लेस होनी चाहिए, और जो ऑनर है उसको अपना क्या पता होना चाहिए, लॉस या डैमेज पता होना चाहिए कि कितना डैमेज हुआ है वो पता होना चाहिए। सो ऑनर कैन आइडेंटिफाई द डैमेज, आइडेंटिफाई कर पाए वो कितना डैमेज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को, ये दो वो हैं। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नेग्लिजिबल होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है ना, नेग्लिजिबल, ऑलराइट। अच्छा अब देखो, अब मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई फैक्ट्री और फिशरी में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो किसी को भी मिले हो सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, फैक्ट्री को भी मिल सकते हैं लीगली, और प्रॉपर्टी राइट्स फिशरी को भी मिल सकते हैं। अब अगर लीगली फैक्ट्री को मान लो कि राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, तो वो क्या कर सकता है, वो चार्ज कर सकता है फिशरी को, फैक्ट्री कैन चार्ज द फिशरी चार्ज कर सकता है फिशरी को फॉर हैविंग प्रिविलेज। भाई फैक्ट्री को राइट मिले हुए हैं, ऊपर लीगली राइट है उस पर, तो वो अपना गार्बेज डंप कर सकता है, और वो फिशरी को चार्ज भी कर सकता है कि भाई तुम्हें अगर मेरी रिवर से फिशेस चाहिए तो प्रिविलेज चाहिए, क्लीन वाटर का
मतलब रिवर तो कॉमन रिसोर्स है, अगर तुम्हें क्लीन वाटर चाहिए तो चार्जेस लगेंगे। और अगर फिशरी पे हुए राइट, सी ये तो है भाई, फैक्ट्री पे अगर राइट हुए तो वो चार्ज कर सकता है फिशरी को। एंड इन केस अगर फिशरी के पास हुए तो फिशरी जो है वो फैक्ट्री को चार्ज करेगी कि रिवर को तुमने पल्यूट करा है, उसके चार्जेस भरो फॉर पल्यूटिंग रिवर, ठीक है ना। अब एक डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार डायग्राम देख लो। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट है, सॉरी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये मार्जिनल डैमेज के बराबर हुआ, ठीक है। अब ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हुआ और ये होगा मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब देखिए, एंड ये हम बना देते हैं मार्जिनल बेनिफिट, बस इतना ही। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर देखो, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट बराबर होंगे, यानी यहाँ पर ये मान लो ये क्यू हैट। अब देखो, मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट जहाँ बराबर होंगे, ये हमारा होगा सोशली ऑप्टिमम पॉइंट क्यू स्टार, ठीक है, क्यू स्टार। अब देखिए आगे, अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई। सो इतना तक क्लियर है सबको। अब देखो स्टोरी क्या है यहाँ पे, देखना आप, ये ज़रा एरिया में डिफरेंट कलर से समझाती हूँ। देखो जैसे कि अगर हम बात करें फिशरी के बारे में बात करते हैं पहले, कि फिशरी को कितना फ़ायदा हो रहा है फिशेस का, और फैक्ट्री को कितना लॉस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बात करते हैं कि भाई फिशरी को कितना फ़ायदा हो रहा है। देखो दिस मच, एक्सटेंड करो इस लाइन को, ये लाइन एक्सटेंड हुई, दिस मच, तो इतना फ़ायदा तो आपको आपकी फिशरी को ही हो रहा है। मतलब अगर प्रॉपर्टी राइट्स अगर फैक्ट्री को असाइंड है ना, तो जो फिशरी है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिशरी को इतना गेन हो रहा है, ये गेन टू फिशरी है ना। अब देखो फैक्ट्री को कितना लॉस हो रहा है, ये देखो फैक्ट्री को कितना लॉस हो रहा है भाई। यहाँ पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट थी और मार्जिनल बेनिफिट बराबर था, ये था मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और ये मार्जिनल बेनिफिट, है ना। तो अब जो कितना लॉस हो रहा है फैक्ट्री को इतना लॉस तो हो रहा है कम से कम, ये दिस मच पोर्शन, ये जो मैंने शेड किया है। सो ये जो इस तरह से ट्रायंगल है, ये क्या है, ये लॉस है फैक्ट्री को, कि भाई वो उसे क्लीन वाटर की प्रिविलेज दे रहा है, बट उसको गार्बेज कहीं और डंप करना पड़ेगा, तो उसको लॉस हो रहा है, राइट। आर यू गेटिंग मी, है ना, समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है इस वक्त, फैक्ट्री का प्रोडक्शन यहीं पे तो हो रहा है,
फैक्ट्री तो अपने बारे में सोच रहा है ना, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट। यहीं पे फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो अगर प्रॉपर्टी राइट्स फैक्ट्री के पास हैं तो देखो फैक्ट्री को इतना लॉस हो रहा है कि उसे कहीं और गार्बेज डंप करना पड़ रहा है, फिशरी को इतना फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो फिशरी पेमेंट कितनी करेगी, हाउ मच विल द फिशरी पे। बार्गेनिंग पॉसिबल हो गई, बार्गेनिंग पॉसिबल हो गई, ठीक है ना। देखो हाँ जी, ये देखो कि जो मार्जिनल डैमेज हो रहा है, मार्जिनल डैमेज जो है वो ज़्यादा है, मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसमें से माइनस करो, मतलब बेनिफिट में से प्राइवेट कॉस्ट माइनस कर लो, मतलब जितना आपको बेनिफिट हो रहा है और प्राइवेट कॉस्ट जितनी है, बेनिफिट में से हमने कॉस्ट को कर लिया माइनस प्राइवेट कॉस्ट को, तो अगर उससे भी ज़्यादा आपका डैमेज है तब आपकी क्या है, बार्गेनिंग पॉसिबल है, बार्गेनिंग आपकी पॉसिबल है ना, बार्गेनिंग पॉसिबल है। और ये जो बार्गेनिंग है ये तब तक होगी until your marginal damage becomes equal to marginal benefit minus marginal private cost. Okay, so see, फैक्ट्री है, फैक्ट्री उस पर क्या थे, प्रॉपर्टी राइट्स थे, फैक्ट्री पे प्रॉपर्टी राइट्स थे, फैक्ट्री जो है फिशरी को चार्ज करेगी, तब देखो मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, डैमेज हो रहा है ना, डैमेज ज़्यादा है, ठीक है, मुँह इस तरफ खुला है, और जो अमाउंट मिलेगा फिशरी जो अमाउंट पे करेगी वो मार्जिनल डैमेज से कम होगा, बट हाँ इतना होगा कि वो मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो इतना अमाउंट मिलने वाला है फैक्ट्री। क्लियर है। अब यही अगर प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएं फिशरी को, यही अगर प्रॉपर्टी राइट्स फैक्ट्री के बजाय मिल जाए फिशरी को, तो क्या होगा, तो फिशरी चार्ज करेगी और फैक्ट्री जो है कंपनसेट करेगी, ठीक है। सो फिशरी विल डिमांड द अमाउंट मोर और एटलीस्ट इक्वल टू द डैमेज। फिशरी कहेगी कि ये मेरा मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, अब की बार मार्जिनल डैमेज से भी ज़्यादा है ये, ठीक है। तो बार्गेनिंग होगी और जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो ये होगा, मार्जिनल डैमेज से ज़्यादा का अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी और मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से कम की पेमेंट करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ समझ में आ गई। बट बात अब ये है गाइस, देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सोल्यूशन जो है वो वर्क करे, हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो लॉजिक ऑफ कोस्ट थ्योरम है और प्राइवेट सोल्यूशन है वो वर्क करे। वाई? बिकॉज सी दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन cost that the parties incur in the process of agreeing to the following through bargain। जैसे कि डिक और जेन का जो एग्ज़ाम्पल दिया था, उनके अंदर लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है,
barking problem is less than the cost of translator. So Dick and Jane might not to choose to leave the problem unsolved, right? So transaction costs are the expensive not of translator but of the lawyers required to draft and enforce the contract रियल लाइफ में. ठीक है, मतलब अगर डिक को 500 का बेनिफिट हो रहा है, जेन को 800 की कॉस्ट पड़ रही है, तो जो डिक है वो डिमांड कर सकता है कितना, इतने 7000, और जेन इतने ज़्यादा वो लेंगे पैसे, ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं ना. मतलब जेन सिर्फ इतना ऑफर कर सकता है, डिक 750 मांग सकता है, और जेन पे सिर्फ इतने ही है ऑफर करने के लिए. फिर ठीक है ना, जैसे कि एक लोकल फिशरमैन है, सो पोल्यूशन इज इनएफिशिएंट फैक्ट्री एंड फिशरमैन कुड रीच बार्गेन in which fishermen pay the factory not to pollute. पर अगर आप देखो, according to the cost theorem, if the pollution is inefficient, factory and fishermen could bargain, factory not to pollute. If there are many fishermen, trying to coordinate them all to bargain with factory is impossible. Right? So government can act on behalf of fishermen. So finally we can conclude that invisible hand is powerful but not omnipotent. Market equilibrium maximizes sum of producer and consumer surplus. When buyers and sellers in market are the only interested party, outcome is efficient from standpoint of view as whole. But जब external effect होते हैं, सो वेल बीइंग ऑफ द थर्ड पार्टी भी देखना पड़ता है. सम केसेस पीपल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन. कॉस्ट थ्योरम सजेस्ट इंटरेस्टेड पार्टी कैन बार्गेन, बट लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी है तो बार्गेनिंग डिफ़िकल्ट है. सो प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटी प्राइवेटली, गवर्नमेंट ऑफन स्टेप्स इन. ठीक है, एंड फाइनली वी कैन से कि टैक्सेस on emission pollution permit can internalize the externality problem. So guys, I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा. समरी देख लो फटाफट. ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर अफेक्ट्स थर्ड पार्टी. नेगेटिव, सोशली ऑप्टिमम क्वांटिटी इन मार्केट इज लेस देन द इक्विलिब्रियम. इफ इट yields पॉजिटिव स्पिल ओवर, सोशल ऑप्टिमम क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. Government can internalize the externality by taxes, issue permits. ठीक है, and what else? On business imposes an externality on other business. They both can internalize by merging. Merging भी कर सकते हैं, contract भी कर सकते हैं, cost theorem भी कर सकते हैं. Yes, so this is what, और हर जगह cost theorem apply नहीं होती. So this is all about this chapter.